हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में जो कृतिका पुस्तक है क्लास 10th के लिए उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इस पुस्तक से 3 प्रश्न आते हैं, 4-4 नंबर के, लेकिन उनमें से करने 2 होते हैं। तो जो हमारी पहली पुस्तक में से 2-2 आते हैं उनके मुकाबले इसमें उत्तर थोड़े बड़े लिखने होते हैं, और जो बातें पूछी जाती है तो सही सही बातें उनसे संबंधित लिखनी है। तो कृतिका के अंदर हमारे 3 पाठ है, तो उन तीनों पाठों की हम समरी के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो पहला पाठ है हमारा, माता का अंचल। देखिए, माता का अंचल जो पाठ है ये शिव पूजन सिंह साय ने लिखा है। ये जो पाठ है, इस पाठ में दिखाया गया है कि भाई किस तरह से एक बच्चा रहता है जो दिन भर अपने पिता के साथ खेलता है, लेकिन जब उसके बाद कोई मुसीबत आती है उसके ऊपर तो वो अपने पिता के पास ना जाकर के अपनी माँ के पास जाता है, और माँ के अंचल में जाकर के छुपता है। तो ये पाठ का नाम जो है माता का अंचल इसलिए है। तो इस पाठ के अंदर एक लेखक है, लेखक अपने आप को ये इस पाठ में दिखा रहा है। तो लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था और इसको जो है भोलानाथ के नाम से जाना जाता था इस पाठ के अंदर। ये देखिए, भोलानाथ की शुरुआत कैसे होती थी कि माँ का संबंध इनके साथ सिर्फ खाना और दूध पिलाने से रहता था। उसके बाद ये दिन भर जो है अपने नहा धो करके अपने पिता के साथ, जब इनके पिताजी पूजा करते थे तो वहीं साथ में बैठ जाता था, और जब इनके पिताजी के साथ भी ये खेला करता था। खेलने के इनके पिताजी के साथ क्या है कि पिताजी की मूंछों को खींचना, उनके कंधे पर बैठना, उनके साथ कुश्ती, ऐसे वो जमीन पे लेट जाते थे तो उनके साथ ऐसे करना जैसे भाई कुश्ती में इन्होंने पिताजी को हरा दिया हो। तो इस तरह के खेल जो है वो बहुत सारे खेले जाते थे। अब बात आती है कि माँ के साथ संबंध को कहाँ तक देखें हम। तो माँ के साथ संबंध तो देखिए, बच्चा जन्म लेता है तो दूध अपनी माँ का पीता है, तो शुरुआत से लगाव जो है वो माँ के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि फिर पिता के साथ खेलने का संपर्क ज्यादा रहता है। जिस समय पाठ लिखा गया है उस समय ज्यादा बाहरी नौकरी के काम होते नहीं थे, खेती का काम ही रहता था, और कुछ महीनों ही खेती के काम होते थे, पूरे साल खेती का काम नहीं रहता था। तो अपने पिता के साथ ये बच्चा खेलता है। अब बच्चे के खेलने के तरीके भी हैं, कैसे शैतानियां करते हैं बच्चे, खेलने के तरीके क्या है। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों के पास, आज तो मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, लेकिन ये जो पाठ जिस समय का दिखाया गया है उसमें बच्चा क्या खेल रहा है, जो घर में टूटी फूटी चीजें हैं, जो चीजें प्रयोग होने के बाद जो खाली चीजें बच जाती हैं उनसे खेलते हैं। जैसे माचिस की डिब्बी है, ये पत्ते हैं, पत्तों से भी खेलते हैं, और दूसरे जो हमारे घड़े हैं वो टूट जाते थे तो उनके जो टुकड़े रहते थे उनसे भी खेलते थे। जो दातुन की डंडियां रहती थी उनसे खेलते थे। अब इन खेलने के तरीके क्या है, भाई दुकान बनाते हैं, और जो हुक्के की चिलम रहती थी उस चिलम के जो टुकड़े रहते थे उनसे भी ये खेलते थे। अब खेलने में कचौड़ियाँ बनाना है, पत्ते लेते थे उनकी पूरियाँ बना लेते थे, और गिल्ली मिट्टी में कर करके मिट्टी से जो है वो जलेबियाँ ये बनाते थे, और जो फूटे गड्ढे के टुकड़े रहते थे उनसे ये बतासे बना करके खेले करते थे। तो मिठाई की दुकान बनाते थे ये, दुकानदार भी खुद ही बन जाते, खरीदार भी खुद ही बन जाते। इसके बाद ये खाने की सामग्रियां बनाते थे, और जैसे दावत का काम होता है ऐसे ही सारे बैठ जाते और वो दावत का काम चलता था। इनके पिताजी भी क्या करते थे, जब ये खेलते रहते थे, मान लो अब दावत का काम चल रहा है तो वहीं आकर के बैठ जाते थे। अब बच्चे जब देखते थे तो इनको हंसी आती थी और फिर बाद में भाग जाते थे। जब ये एक बार क्या है, ये जैसे विवाह के लिए बारात का भी ये जुलूस निकालते रहते हैं, और जो उसमें दुल्हन का दिखाते हैं तो इनके पिताजी आकर के दुल्हन को कहते हैं उसका मुंह देखना है, तो बच्चे फिर हंसते हैं और भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो है वो खेल खेला करते थे। एक जो घटना यहाँ मुशन तिवारी वाली भी दिखाई गई है कि भाई एक बार जो है खूब आंधी चलती है और बच्चे जो है बाग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये मुशन तिवारी जी जो है ये इनके साथ ये हंसी मजाक करते हैं। जैसे ये एक बच्चा कहता है, साथ साथ उसके पीछे दूसरे कहते हैं, और जब ये इनकी शिकायत जो है जाकर के पाठशाला में इनकी जाकर के करता है और ये पकड़ा जाता है। बैजू जो इसका दोस्त था वो तो भाग जाता है, लेकिन ये पकड़ा जाता है,
और फिर पता ही है कि मास्टर जी गुरुजी जो है इनकी खबर लेते कि भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो भी ये बड़े के साथ हंसी मजाक कर रहे थे उस तरह से ये बातें ये। इसके बाद जो आखिरी इसका जो मुख्य पड़ाव है वो ये है कि चूहे का बिल रहता है और उस बिल के अंदर चूहे के चक्कर में ये पानी डालते हैं, लेकिन उसके अंदर चूहा तो निकलता नहीं है और सांप निकल आता है। अब जब बच्चे सांप को देखेंगे तो स्वाभाविक है डरेंगे, बच्चे तो क्या बड़े भी डर जाते हैं, तो ये बच्चे डर जाते हैं और डर के भागते रहते हैं। इनके पिताजी उसी समय आंगन में जो है हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं और वो इनको बुलाते हैं, लेकिन ये अपने पिता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और जो है वो माँ के पास जा करके माँ के आंचल में जा करके छिप जाते हैं। जो ये पाठ का नाम है माँ का अंचल या माता का अंचल, तो वो यही है कि बच्चा चाहे दिन भर कहीं भी खेले या किसी के साथ भी कैसा ही लगा हो, लेकिन जब बच्चे के ऊपर मुसीबत आती है तो बच्चा किसी के पास नहीं जाता, उसको सिर्फ चैन जो मिलता है, आराम जो मिलता है वो अपनी माँ के पास आकर के मिलता है। एक घटना थी खाना खिलाने की, जैसे पिता खाना खिलाते हैं तो जैसे भी खिलाते हैं थोड़ा, तो माँ को तो ये लगता है उसके बेटे को कम खिलाया है, तो ये भी जो है उनको बार बार किसी पक्षी का बहाने, ये कबूतर के नाम का, ये चिड़िया के नाम का, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं चिड़िया उड़ जा, तो उस तरह से जो है, क्योंकि माँ भी हम सभी जो है उस बचपन से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि हमारी माताएं जो है वो किस तरह से हमको खाना खिलाती थी, किसी ना किसी बहाने से हमें खाना खिलाई देती थी। तो ये पाठ जो मुख्य रूप से इस पाठ में यही है कि बच्चा किस तरह से पिता के साथ खेलता है, बच्चा दिन भर क्या क्या खेल खेलता है। देखिए इस पाठ में एक बात देखने योग्य है कि एक तो दिखा का बच्चे का बचपन इस पाठ में, और एक आज के बचपन के साथ तुलना का ये प्रश्न बहुत आता है कि माता के अंचल पाठ में बच्चे किन चीजों से खेलते थे, उस समय का क्या वातावरण था और आज के संदर्भ में बच्चों का क्या हाल है। तो ये ज्यादा कंपैरिजन करने वाला जो है क्वेश्चन इसमें आ जाता है। एक दूसरा ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चा जो है दिन भर पिता के साथ खेलता है, लेकिन फिर भी जो है बच्चा पिता की बजाय जो है माँ से ज्यादा लगाव रखता है या मुसीबत के समय माँ के पास आता है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि माँ का प्रेम जो है वो पिता के प्रेम से गहरा होता कैसे। तो ये घटना जो इस पाठ में आई गई है उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं। तो ये जो इस पाठ से संबंधित इस तरह के ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर कि बचपनों का, आज का बचपन और इस पाठ का बचपन कैसा है और माँ का पिता से ज्यादा प्रेम कैसे है। दो प्रश्न इसके सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये बनते हैं। अब बात चलते हैं हम दूसरे पार्ट में, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने वाले का है। ये मधु कांकरिया जो है इसकी लेखिका है। देखिए ये पाठ जो है ये मुख्य रूप से सिक्किम की यात्रा से संबंधित है। लेखक का जो है मधु कांकरिया जो है ये सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है वहां अपने एक दोस्त के साथ जाती है और एक गाइड रखती है, ये जो इनका जो गाड़ी से भी इनको ले जाता है, गाइड की जो भूमिका निभाता है जितेन नारगे, उनके साथ ये जाती है। अब देखिए पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ते में आपने पता है कि पहाड़ों पर जो है कैसा दृश्य होता है, सब जगह हरियाली होती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कहीं घाटियां हैं, कहीं एकदम ऊंचाई ज्यादा है। तो ये लेखिका की यात्रा है और इसमें क्या क्या लेखिका वहां देखती है, वहां का दृश्य कैसा है, कौन कौन से स्थान ऐसे हैं। तो यहाँ गंगटोक की जो मुख्य रूप से यात्रा दिखाई गई है, लेकिन ये है कि यहाँ यूमथांग है एक, और यूमथांग जो है गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दिखाया गया है। ये गंगटोक जब लेखिका जाती है ना तो वहां से जो कंचनजंगा है, क्योंकि मौसम साफ रहता है तो जो कंचनजंगा है वहां से बिल्कुल साफ नजर आती है। लेकिन जब ये यूमथांग की तरफ आती है तो वहां रास्ते में देखती कुछ जो पन्नियों से बनी हुई, पॉलिथीन से बनी हुई कुछ पताकाएं लगी हुई है। तो ये अपने जितेन नारगे से पूछती है, तो वो बताते हैं कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो सफेद रंग की जो है 108 पताकाएं लगाई जाती है, और अगर जब खुशी का अवसर रहता है तो ये रंग बिरंगी लगाई जाती है और इनको कभी उतारा नहीं जाता, ये अपने आप समय के साथ साथ ये नष्ट हो जाती है। तो ये एक तो ये घटना वाली बात है। फिर एक क्योंकि ये बुद्धिस्ट इलाका था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो यहाँ बौद्ध धर्म का एक चक्र होता है
और वो कहते हैं कि भाई उस चक्र को जो घुमाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये चक्कर घूम रहा है तो ये समझो पृथ्वी घूम रही है। उनकी मान्यताएं ऐसी है। तो सभी जो भी वहां जाते हैं, एक लोकल भाषा में उसको माने कहते हैं, उसके अंदर ये चक्कर लगे रहते हैं। तो जो कोई भी जाता है तो उस चक्कर को घुमाता जरूर है। वहां की मान्यता है, रास्ते में जो भी रहता है तो सभी उसको। फिर एक तीस्ता नदी दिखाई गई है कि कैसे नदी जो है वो घाटियों के बीच में उसकी सुंदरता कैसे बनी रहती है। सिलीगुड़ी जगह का भी यहाँ जिक्र किया गया है। तो ये देखती है लेखिका जो है पहाड़ों पे मौसम जो है वो पल पल कैसे बदलता है। अब देखिए पहाड़ों पे जो व्यक्ति जाता है सब चाहता है कि वहां बर्फ देखे, लेकिन लेखिका को वहां यूमथांग में बर्फ नहीं मिलती है। तो उसके बाद ये पूछती, क्योंकि इनकी इच्छा बड़ी थी कि भाई बर्फ देखी जाए। एक सेवन सिस्टर फॉल का भी यहाँ जिक्र किया गया है इस पाठ में। तो देखिए झरने जितने भी है, झरनों का दृश्य तो देखने लायक होता है। और जो मैदानी क्षेत्र से लोग जाते हैं उनके लिए तो पहाड़ों का दृश्य और ही कुछ ज्यादा अनुभव वाला रहता है, कुछ अच्छा लगता है। उनको तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं यार क्या जादू हो रहा है इस तरह का, कैसे पहाड़ से ऊपर से झरने गिर रहे हैं, कैसे एकदम जहाँ ठंडा वातावरण है वहाँ गर्म भी पानी देखने को मिलता है, और जहाँ गर्मी का मौसम है उस समय इतनी ठंडा पानी जो देखने को मिलता है। तो इनकी जीप जो है लेखिका की एक जगह थिंक ग्रीन के नाम से वह लिखा हुआ था, वहां रुकती है। तो कहने का भाव ये है कि भाई यहाँ जो है ये जो हरियाली है ये सुंदरता ऐसे ही नहीं रही है, यहाँ के लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इधर से अगर लोग जाएं और उसी तरह से किसी भी तरह जैसे यहाँ गंदगी फैलाते हैं, अगर उसी तरह से भी वहां फैलाते रहे तो सुंदरता एक समय तक रहती है और फिर जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने उस सुंदरता को बनाए रखा है। फिर यहाँ देखा है ये नेपाली युवती जो है लेखिका को नजर आती है, और वो अपनी पीठ पर टोकरियां बांधे रखती है कि कैसे पहाड़ों पर जाती है। और जो ये रास्ते चौड़े हो रहे ये किसी मशीन ने नहीं किए, यहाँ के लोगों ने इन जो यहाँ की नेपाली युवतियां, इनका सबसे बड़ा यहाँ योगदान रहा है। इसके बाद फिर देखते हैं कि भाई यहाँ बच्चे भी स्कूल जाते हुए लेखिका को मिलते हैं। वो जितेन नार्गे से कहती है कि यहाँ कोई बस की व्यवस्था नहीं है। तो कहते नहीं, यहाँ तो 3 से 3.5 किलोमीटर बच्चे पहाड़ी पार करके जो है विद्यालय जाते हैं और ऐसे ही आते हैं। ये रास्ते भी इतने रिस्की हैं कि यहाँ हर साल किसी ना किसी के साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती है। लेकिन फिर भी जो ये लोग जो है उस काम में लगे रहते हैं। जब ये चट्टाने तोड़ने का काम चलता है, डायनामाइट जब लगाते हैं, तो जब ये टूटता है तो कुछ टुकड़े जो है इधर उधर गिरते हैं, तो उसमें भी दुर्घटनाएं हो जाती है। इसके बाद एक लायुंग की जगह का भी जिक्र यहाँ किया गया है। और एक यहाँ दिखाया गया है कि जगह जगह हम रोड पर देखते हैं जो भी पहाड़ी रास्ते हैं वहाँ चेतावनी लिखी रहती है कि दुर्घटना से देर भरी, क्योंकि जल्दी वहां करनी नहीं है। और रास्ते ऐसे वो है कि अगर उस पर जरा सी भी लापरवाही करे तो सीधे आप घाटी में जा सकते हैं नीचे। फिर यहाँ कटाव की बात, जब वो बर्फ देखने की बात करती है तो कहती है कि यहाँ तो कोई बर्फ नहीं है, क्योंकि यहाँ जब से थोड़ा प्रदूषण बढ़ने लगा तब से बर्फ यहाँ गिरनी बंद हो गई है। जो कटाव जगह है वो अभी भी इस चीज के लिए विख्यात है कि वहां बर्फ पड़ती रहती है। और वो लगभग जो है समुद्र तल से ये लायुंग जो दिखा रखा है वो 14,000 फीट के आसपास दिखाया गया है। फिर ये जब कटाव जाती है तो कटाव की जब ये सुंदरता देखती है लेखिका तो मन मोह लेता है वहां का वातावरण। और ये कहती है कि लोग स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, ये भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इसकी जो दोस्त है वो तो कहती है तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। तो ये पाठ में जो है मुख्य रूप से इस तरह के। फिर कटाव की जब बात की जाती है तो वहां भाई हर व्यक्ति जो पहाड़ों पे जाता है तो फोटो खिंचवाने का रहता है, वहां के दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। अब रास्ते में देखती है कुछ चौकियां पड़ती है। चौकियां भी ये पहले पुराने समय की है, जब चीनी सेना यहाँ तक थी छोड़ के चली गई थी तो वो थोड़ी छावनियां है, वहां से जो चीन की सीमा है वो ज्यादा दूर नजर नहीं आती है, वो दिखाई देती है। फिर यहाँ जो घाटी है युमथांग की, उस घाटी में प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल दिखाई देते हैं जो उसकी बहुत सुंदरता को बखान वहां करते रहते हैं। और जब ये लेखिका जो है वहां की युवतियों से परिचय करती है, जब वो इंडियन कहती है तो लेखिका को बड़ी खुशी मिलती है।
वहाँ चांदनी रात जब का दृश्य देखती है, वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं। और फिर जो गुरु नानक जी के जो पद चिन्हों वाले स्थान हैं, जहाँ पे वो पत्थर था, वो भी दिखाया जाता है। तो एक और जगह है यहाँ, खेदुम नाम की जगह है, जो लगभग 1 किलोमीटर का एक एरिया में रख रखी बना रखी है। वहाँ सभी देवी देवताओं का जो है निवास माना जाता है। तो वहां पे भी लेखिका जो है वो देखने जाती। तो लेखिका को वहां की नदियां हैं, वहां का दृश्य है, वहां के झरने हैं, वहां की वादियों की जो सुंदरता है, वो मन को इतना मोह लेती है। तो एक कहते हैं कि जो यहाँ की इसको जो विकसित करने का श्रेय जाता है, यहाँ जो भी विकास हुआ है, तो कैप्टन जो शेखर दत्ता है, उसके सुझाव पर कहते हैं कि गैंगटोक को पर्यटन स्थलों में विकसित करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस पाठ में यही बातें हैं कि पहाड़ी रास्ते कैसे होते हैं, कौन कौन से वहाँ स्थान हैं, वहाँ का नज़ारा क्या है, वहाँ के लोगों का। देखिए, इस पाठ में एक बात की गई है कि ये लोग बहुत ज्यादा देते हैं, बदले में बहुत कम लेते हैं। यानी मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, लेकिन इनको बदले में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद चलते हैं हम अगले पाठ पर, जो तीसरा है हमारा, तो मैं क्यों लिखता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति लिखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये जो पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा लिखा गया, अज्ञे के नाम से ही जानते हैं जो इनका टाइटल है। तो ये वात्सायन अज्ञे जी है, ये हिरोशिमा की एक बार यात्रा करते हैं। हमें पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। जिस समय परमाणु बम वहां गिरा था, उस समय क्या दृश्य रहा होगा। तो ये वहां के दृश्य को लेखक को देखने का मौका मिलता है। जो वहां उस समय घायल हुए थे जो लोग, वो अस्पताल में उस समय रहते हैं, उनसे भी लेखक को मिलने का मौका मिलता है। और लेखक को जब उन घायलों से मिलता है पहली बार, तो जब तो इनको ज्यादा कुछ नहीं होता इतना, लेकिन जब ये एक पत्थर पर एक झुलसे हुए व्यक्ति की आकृति देखता है, तो इनको वो घटना जो है वो अंदर तक झकझोर देती है। और वो झकझोर देती है। देखिए, एक तो होता अनुभव और एक होती अनुभूति। अनुभव तो वो है जब आपने वो परिस्थिति को वहां देख रहे हैं, आप तो अनुभव कर रहे हैं। और अनुभूति होती है जब उसको आप अंदर से मान रहे हो, उसको अपने ऊपर महसूस कर रहे हो। दुर्घटना घटी, आपने देख ली, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटी है, तो आपने देख ली, बस थोड़ी देर थोड़ी बेचैनी सी हुई यार, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब वही परिस्थितियां अपने साथ बनती है, जब उसकी वास्तविकता का पता चलता है। तो देखिए, लिखने का काम इतना आसान नहीं है। व्यक्ति लिखता है, बड़ी मुश्किल से लिखता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जो उनको लिखने के लिए मजबूर करते हैं। तो वही बातें इसने बताई गई है लेखक ने। देखिए, लिखना क्यों चाहता है कोई व्यक्ति। एक तो ये है, कोई ऐसा दृश्य हो जो उसको अंदर तक झकझोर दे, उसको मजबूर कर दे। दूसरा ये होता है कि किसी व्यक्ति को शौक भी रहता है लिखने का, तो वो लिखता है। तीसरा ये है, जब हम कोई एक कार्य करने लग जाते हैं, उसके प्रति लोगों की उसके प्रति विचार बन जाते हैं, लोग चाहते हैं लिखे, तो वो किसी तरह का दबाव बनाते हैं, आपको लिखना चाहिए, आप तो इतने अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ, एक तो आंतरिक अनुभूति होती है, अंदर का होता है, एक बाह्य वातावरण होता है। तो बाह्य वातावरण में तो यार दोस्त हो सकते हैं दूसरे, लेकिन अंदर जो अपने मन का जो लेखक है, वो मजबूर करता है उनको लिखने के लिए, तब वो लिखता है। तो ये व्यवस्था इसमें बताई गई, कैसे एक भीतरी व्यवस्था है कि जब उस दृश्य को देखिए, जब लेखक वहां जाता है, देखता है, तो वहां नहीं लिखता है कि देख के उसको वहीं लिख दे। जब ये भारत वापस आते हैं और एक ट्रेन में यात्रा करते रहते, तो उस समय तो इन्होंने हिरोशिमा पे एक कविता लिखी थी। ये कहते हैं, मुझे पता नहीं वो कविता कैसी थी, अच्छी रही या बुरी रही, लेकिन मुझे जो अनुभव अनुभव वहां किया था, उसकी जो अनुभूति हुई, उसके आधार पर मैंने ये लिखी है। तो यहाँ यही इस पाठ में बताई गई है कि कैसे कोई एक दुर्घटना जो बहुत पहले घटी रहती है, अगर उसके दृश्य का एक छोटा सा अंश आप देखते हो और उसको अनुभव करते हो कि जैसे उस समय मैं ही रहा हूं और ये घटना मेरे साथ ही घटित हुई हो, और फिर उसकी अंदर से वो झकझोरती है, उसकी अनुभूति होती है, तो फिर व्यक्ति मजबूर हो जाता है उसको बताने के लिए। तो ये जो 3 पार्ट थे हमारे, इसमें जो मुख्य प्रश्न यही बनता है कि भाई,
कौन से कारण रहते हैं जो लिखने के लिए प्रेरित करते हैं मुख्य रूप से ये, और दूसरी वो अनुभव और अनुभूति में अंतर आप स्पष्ट करें, कैसे करेंगे, किसी एक घटना से जब जोड़ेंगे हिरोशिमा वाली से, तो ऐसे ये कुछ पर्सन हैं जो इससे मुख्य रूप से बनते हैं। तो हमारी इस वीडियो में हमने इन तीनों जो पार्ट थे कृतिका के, इनकी समरी के बारे में जाना और इनकी जो मुख्य मुख्य बातें वो हमने पढ़ी, इनसे संबंधित कौन से पर्सन पूछे जाते हैं, ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ा। तो आप इन कहानी को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, आपको स्टोरी जब पाठों की समझ में आ जाए, तो कोई ऐसा पर्सन नहीं रहता जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। तो आप इनसे संबंधित जो 4-4 नंबर के, क्योंकि एक पाठ में से एक पर्सन जरूर आता है, 3 पाठ है, 3 ही पर्सन आते हैं, आपने करने 2। तो अगर तीनों पाठों को नहीं करते तो 2 पाठों को इतनी अच्छी तरह से कर लें और उनसे संबंधित आप प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।